माय डियर फ्रेंड्स, लॉजिकल जीके में आपका स्वागत है। आज हम बिजनेस स्टडी +1 क्लास का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन साझेदारी संगठन है। इससे पहले हमने एकाकी व्यवसाय के बारे में पढ़ा था। एकाकी व्यवसाय के बारे में का मतलब ये है कि जब किसी बिजनेस को एक व्यक्ति चलाता है और उसकी सारी जिम्मेदारी, पूंजी लगाना, उसकी नियंत्रण, डिसीजन मेकिंग सारा एक व्यक्ति के ही हाथों में होता है, उसे हम एकाकी व्यवसाय कहते हैं। परंतु साझेदारी जो व्यवसाय हैं उसके अंदर किसी व्यवसाय को चलाने के लिए 2 या 2 से अधिक साझेदार होते हैं। तो इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। जैसे कि जब आप एक साझेदार के बारे में विचार कर रहे हैं तो आप जल्दबाजी मत कीजिए। इसकी जांच करने में पूरा समय लगाइए, क्योंकि आपका व्यवसाय जो साझेदार बनेगा उसकी योग्यता पर भी निर्भर करता है कि आपका व्यवसाय कामयाब होगा या नहीं। एक साझेदार का क्या है, चुनाव एक पत्नी के चुनाव की बात ही करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की जल्दबाजी करके आप जीवन भर पछताना पड़ सकता है आपको। यदि जल्दबाजी करते हो तो दोनों ही दशा में आपको क्या करना चाहिए, शांतिपूर्वक विचार तथा करके ही निश्चय करना चाहिए कि आप किसी फर्म में उस व्यक्ति को साझेदार बनाना चाहते हो या नहीं। साझेदारी संगठन से अभिप्राय ये है, जब किसी व्यवसाय को जो है 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर चलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, साझेदारी फर्म कहते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? एकाकी व्यवसाय की जो कुछ सीमाओं को देखते हुए, जो उसकी कमियां हैं उसको देखते हुए एक नया संगठन प्रारूप का जन्म हुआ। एकाकी व्यवसाय में क्या है, काफ़ी कमियां पाई जाती है। जैसे पूंजी उसमें सीमित मात्रा में होती है, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा पूंजी का विनियोग किया जाता है। समय भी एक व्यक्ति के पास क्या है, लिमिटेड होता है। प्रबंधकीय की योग्यता, जोखिम सहन करने की मात्रा और अन्य बहुत सारी समस्याएं होती है। उन समस्याओं को देखते हुए एक साझेदारी संगठन का उदय हुआ। ये एक नए व्यवसाय का प्रारूप है। तो आगे देखते हैं साझेदारी का अर्थ। देखो, साझेदारी का अभिप्राय क्या है? व्यावसायिक संगठन के ऐसे प्रारूप से हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा या अपनी इच्छा से क्या है, किसी ऐसे व्यवसाय जो वैधानिक व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत हुए हैं। वैधानिक व्यवसाय का मतलब ऐसा व्यवसाय जो कानून की नज़र में ठीक हो। व्यवसाय में वे सभी पूंजी लगाते हैं और प्रबंधकीय योग्यता का क्या है, सामूहिक प्रयोग करते हुए लाभ हानि को आपस में बांटते हैं। जब वो दोनों व्यक्ति या दोनों साझेदार मिलकर कार्य करते हैं, उस कार्य से जो लाभ होता है वो आपस में बांट लिया जाता है। देखो साझेदारी की परिभाषा देखिए। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से किसी व्यवसाय को चलाने का पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने का कोई लिखित या मौखिक समझौता करके साझेदारी का निर्माण कर सकते हैं। यह क्या कह रहा है कि जब भी कोई 2 या 2 से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से किसी व्यवसाय को चलाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं, स्वयं जिम्मेदारी लेते हैं कि हम इस व्यवसाय को चलाएंगे, या तो वो जो जिम्मेदारी है वो लिखित में हो या वो मौखिक में हो, और उसका फिर साझेदारी का निर्माण होता है। हमारे पास साझेदारी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया गया है, जो कि साझेदारी से संबंधित सभी प्रावधानों का क्या करता है, उल्लेख करता है, उनके बारे में बताता है। तो साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 है, उसमें साझेदारियों की क्या है, एक परिभाषा दी गई है। देखिए, साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य एक संबंध है, क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच का क्या है, बीच में एक संबंध होता है, उसका क्या है, संबंध है, जिन्होंने क्या है, एक व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया है, जिसे वे सब चला रहे हैं। या तो जो पार्टनर है, 2 या 2 से अधिक पार्टनर, या तो उस व्यवसाय को सभी चलाएंगे या उन सभी की ओर से कोई एक साझेदार चलाएगा और लाभ सभी बांटेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, साझेदारी की ये परिभाषा है। किसके तहत? पार्टनरशिप एक्ट 1932 धारा 4 के तहत। उपरोक्त परिभाषा के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक ऐसा समझौता जिसके आधार पर वे क्या है, वैधानिक व्यवसाय करके क्या है, लाभ को कमाते हैं और फिर वो परस्पर बांटते हैं। वे सभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ क्या मिलकर व्यवसाय चलाने के लिए सहमत हुए हैं
और व्यक्तिगत रूप से उन्हें क्या है, साझेदार कहा जाता है। सामूहिक रूप से उन्हें क्या कहा जाता है, जो साझेदार फर्म बनाते हैं, जो व्यवसाय चलाते हैं, उसे फर्म कहा जाता है। और जिस नाम से वो कारोबार चलाते हैं उसको कहते हैं फर्म का नाम। जैसे AB फर्म और ABC क्या है, पार्टनर है। तो ये इसकी डेफिनेशन हुई। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। साझेदारी की आवश्यक क्या है, विशेषता। इसकी जो साझेदारी की जो विशेषता है उसे मुख्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होती है वैधानिक क्या है, लक्षण, स्टैट्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, साझेदारी को बनाने के लिए या उसको स्थापित करने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। किसी भी एक व्यक्ति के आधार पे हम साझेदारी नहीं बना सकते। एक व्यक्ति के द्वारा जो व्यवसाय चलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एकाकी व्यवसाय। तो किसी भी साझेदारी को प्रारंभ करने हेतु न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता है, 2। अधिकतम भी कोई संख्या होगी। तो पार्टनरशिप एक्ट के तहत क्या है, अधिकतम संख्याओं का वर्णन नहीं किया गया है। पहले इसमें एक था कि जो अदर बिजनेस, एक तो होता है बैंकिंग बिजनेस। बैंकिंग बिजनेस में कितने थे, 10। और बैंकिंग से अदर बैंकिंग बिजनेस में पहले कितने थे, 20 व्यक्ति क्या है, अधिकतम साझेदार बन सकते थे। परंतु कंपनी एक्ट 2013 की धारा 64 के अनुसार किसी भी साझेदारों की संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम केवल 100 हो सकती है। परंतु इसके अंदर भी क्या है, कुछ संशोधन कर दिया गया है। कंपनी विविध नियम 2014 के नियम 10 के अनुसार वर्तमान में एक साझेदारी फर्म के अंदर साझेदारों की संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम 50 हो सकती है। क्या है, व्यवसाय का होना, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संगठित होने को साझेदारी तभी कहा जा सकता है जब वो किसी व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 व्यक्ति इकट्ठे हो गए तो साझेदार बन जाओगे। किसी एक व्यवसाय का होना भी ज़रूरी है। और वो व्यवसाय कैसा होना चाहिए, वैधानिक होना अति आवश्यक है। वैधानिक का मतलब सरकार की नज़र में, कानून की नज़र में व्यवसाय वो वैधानिक हो, इलीगल ना हो। उसी व्यवसाय के आप क्या बन सकते हो, साझेदार बन सकते हो। इसके बाद क्या है, अनुबंधित क्या है, संबंध। साझेदारों के मध्य हुए अनुबंध के आधार पे ही हम साझेदारी का निर्माण होता है। क्योंकि जब 2 साझेदार आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद वो क्या है, कुछ अनुबंध करते हैं। अनुबंध के आधार पे ही हम साझेदारी का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो साझेदारों के मध्य क्या है, अनुबंध होना जरूरी है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अनुबंध करने की क्या है, क्षमता नहीं होती है, तो वो किसी साझेदारी का क्या है, साझेदारी फर्म का क्या है, साझेदार भी नहीं बन सकता है। जैसे कोई व्यक्ति अवयस्क है, 18 साल से कम है, पागल है और किसी प्रकार का अनुबंध करने के लिए योग्य नहीं है, तो हम उस व्यक्ति को क्या है, साझेदार नहीं बना सकते। परंतु इसका एक अपवाद है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 की जो धारा 30 है उसमें हम एक व्यक्ति को एक अवयस्क व्यक्ति को साझेदार बना सकते हैं जो 18 साल से व्यक्ति कम है। केवल उसको साझेदार बनाया जा सकता है लाभों के लिए। यदि फर्म में हानि होती है तो उस व्यक्ति को हम क्या है, हानि नहीं देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक साझेदारी एक्ट 1932 के धारा जो 30 है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि एक 18 साल से कम व्यक्ति को भी हम साझेदार बना सकते हैं केवल लाभों के लिए। अब इसका अगला क्या है, अगली जो विशेषता है, उद्देश्य लाभ कमाने का। फर्म का उद्देश्य क्या होना चाहिए, लाभ कमाना। यदि किसी फर्म का उद्देश्य सेवा करना है तो हम उसमें साझेदार नहीं बना सकते। और आपस में बांटना, तो उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना और उसे बांटना। साझेदारी की एक महत्वपूर्ण लक्षण व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना और उसे साझेदारों में परस्पर बांटना भी है। कोई भी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है तो कानूनी रूप से वो क्या है, साझेदारी नहीं बन सकती। यह समझ लेना जरूरी है कि केवल लाभ का हिस्सा होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, हानि का हिस्सा होना भी कोई आवश्यक नहीं है। देखो, परंतु हानि में हिस्सा होना कोई आवश्यक नहीं है, पर लाभों में हिस्सा होना जरूरी है। क्योंकि आवश्यक साझेदार में क्या होता है, जो माइनर पार्टनर होता है उसमें वो केवल लाभों के लिए साझेदार बनता है।
अतः ऐसे साझेदार भी हो सकते हैं जो केवल लाभों के लिए क्या फर्म में साझेदार बनते हैं। तो इसलिए कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हानि के लिए भी कोई व्यक्ति को साझेदार बनाया जाए, केवल लाभों के लिए भी साझेदार होता है। तो ये एवैक्स साझेदार के बारे में देखो ये बताया है, केवल लाभों के लिए, हानि के लिए वो साझेदार नहीं होता है। स्वामी और एजेंट का संबंध, तो एक साझेदार जो होता है वो स्वामी भी होता है और एजेंट भी होता है। स्वामी और एजेंट के संबंध का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार स्वामी अपने एजेंट के अधिकार क्षेत्र में रहते हुए किए गए अनुबंध के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक उसी प्रकार एक साझेदार अपने कार्यों से अन्य समस्त साझेदारों को क्या है बाध्य कर सकता है। एक साझेदार द्वारा जो कार्य किया गया है वो सभी उस कार्य के लिए सभी साझेदार अन्य सभी साझेदार क्या है बाध्य हो जाते हैं, जिम्मेदार हो जाते हैं। इसी प्रकार क्या है प्रत्येक साझेदार फर्म में क्या है स्वामी और एजेंट दोनों होता है, उसके क्या होते हैं डबल रोल। अब आगे देखो इसके जर्नल जो करेक्टरिस्टिक्स है, देखो असीमित दायित्व। देखो एकाकी व्यवसाय में भी क्या होती है, जो व्यवसाय का मालिक होता है उसकी जो लाइबिलिटीज होती है अनलिमिटेड होती है, इनके अंदर भी क्या होती है अनलिमिटेड। साझेदारों में क्या प्रत्येक साझेदार का दायित्व क्या होता है असीमित। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं साझेदारों के क्या समस्त दायित्व में के लिए प्रत्येक साझेदार संयुक्त और पृथक दोनों प्रकार से क्या उत्तरदायी होता है। उदाहरण के लिए साझेदारी फर्म के समापन की दशा में यदि फर्म को क्या देनदारी उसकी संपत्ति से अधिक होती है, मान लीजिए आपकी जो एसेट जितनी है और उसकी देनदारी है वो क्या है ज़्यादा है, तो संपत्तियों को बेचकर देनदारी को पूरा किया जाता है। और परंतु देनदारी पूरी नहीं होती है तो जो लेनदार है वो व्यक्तिगत रूप से वो लेनदार जो है उसको पैसा साझेदार अपनी व्यक्तिगत संपत्तियों को बेचकर क्या है देंगे। कहने का मतलब ये है साझेदारों ने जितना पैसा लगाया है उससे ज़्यादा भी उसकी लाइबिलिटीज हो सकती है। यदि फर्म की देनदारी पूरी नहीं होती है तो साझेदार व्यक्तिगत रूप से क्या है उस देनदारी के लिए जिम्मेदार होते हैं। पृथक अस्तित्व नहीं होता। साझेदारी में क्या है साझेदारों का क्या है साझेदारी फर्म और साझेदारों को क्या है अलग नहीं किया जा सकता। अस्तित्व अलग ना होने से अभिप्राय है फर्म से संबंधित अनुबंध फर्म पर लागू होने के साथ साथ प्रत्येक साझेदार के संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से भी लागू होते हैं। ठीक है ये बात। यदि आगे देखो अंतः सद्विश्वास, जो साझेदारी है वो क्या है मध्य अंतः सद्विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है, उसकी आधारशिला यही है। यदि साझेदारों के बीच में क्या है साझेदारों के बीच में विश्वास ही नहीं होगा, विश्वास का अभाव होगा तो साझेदारी नहीं बन सकती है। तो इस विशेष अभाव में क्या है कोई भी साझेदारी का औचित्य नहीं रहता है। यहाँ सद्विश्वास का क्या अर्थ आपको पता चली गया है कि सभी साझेदार एक दूसरे को फर्म के हित को प्रभावित करने वाले सभी बातों की जानकारी देंगे। यदि आवश्यक हो तो किसी भी कार्य को करने से पहले वो अन्य साझेदारों से भी क्या है सलाह ले। इससे ये क्या है ये जो है नियम पर क्या है मजबूती आती है, विश्वास बना रहता है और साझेदारी क्या है लंबे समय तक चलती है। और जो आपके वित्तीय लेन देन होते हैं उस सौदे होते हैं उसका सच्चा विवरण प्रस्तुत करना चाहिए, सभी सच्चाई साझेदारों के मध्य पेश करनी चाहिए। साझेदार अपने हित के हस्तांतरण पर रोक, जैसा कि स्पष्ट है कि साझेदारी के आधार पर आपसी विश्वास पर होता है साझेदारी का जो निर्माण। अतः कोई भी साझेदार अपने हित को किसी अन्य पक्ष को क्या है तब तक हस्तांतरित नहीं कर सकता जब तक शेष अन्य साझेदार सहमत नहीं हो जाए। जैसे ए और बी और सी पार्टनर है, ए ने अपना सारा लाभ बी को दे दिया, ये नहीं दे सकता जब तक सी इसमें सहमत ना हो। इसलिए उसे क्या है ये ऐसा करने के लिए सी से पूछना पड़ेगा, उसकी सहमति लेनी पड़ेगी। अब हम पढ़ रहे हैं साझेदारी के प्रकार। देखो सामान्यतः क्या है सामान्य और सीमित साझेदारी। सामान्य साझेदारी में क्या है साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है और दूसरी जो प्रकार की साझेदारी है वो सीमित साझेदारी है। सीमित साझेदारी भी दो प्रकार की होती है। देखो एक तो जो जर्नल पार्टनर होते हैं उसमें जो लाइबिलिटीज होती है अनलिमिटेड होती है और लिमिटेड जो पार्टनर होते हैं
वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रथम साझेदार और द्वितीय साझेदार। सामान्य साझेदारों में क्या है? दायित्व असमान सामान्य होता है, असीमित। जो देखो ऐसे इसको एक तो जर्नल पार्टनर होता है और एक होता है आपका सामान्य जर्नल पार्टनर और एक स्पेशल पार्टनर। इसके अंदर जो जर्नल होता है उसकी लाइबिलिटीज़ क्या होती है? उसकी लाइबिलिटीज़ होती है अनलिमिटेड असीमित, और जबकि विशेष साझेदार की जो है वो लाइबिलिटीज़ कैसे होती है? सीमित। तो सीमित साझेदारी में कम से कम क्या होता है? इस प्रकार की साझेदारी में जो हम बना रहे हैं सीमित साझेदारी में कम से कम क्या होना चाहिए? एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसकी लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड होगी। जब भी हम क्या है आपकी लिमिटेड क्या बना सकते हैं? पार्टनरशिप बना सकते हैं। अब आगे देखो ऐच्छिक और विशेष साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी क्या है? अनिश्चित काल के लिए क्या है? के लिए होती है ऐच्छिक, जो अपनी इच्छा के अनुसार चलती है और कोई भी क्या है व्यवसाय करने के लिए स्थापित की जा सकती है ऐच्छिक साझेदारी। जबकि विशेष साझेदारी किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रारंभ की जाती है। उसका उद्देश्य पहले से ही क्या है निर्धारित कर दिया जाता है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के बाद वह साझेदारी स्वयं ही समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार आपकी जो +2 तक की एजुकेशन है आप लेने के बाद स्कूल से क्या है चले जाते हो, वैसे ही आपके क्या है ऐसे ही ये विशेष साझेदारी का मतलब भी यही है। आपने विशेष उद्देश्य के लिए क्या अपने आप को क्या साझेदार बनाया है, जैसे ही वो उद्देश्य पूरा होगा वो साझेदारी समाप्त हो जाएगी। एक होती है वैध और एक होती है अवैध साझेदारी, लीगल और इलीगल। यदि साझेदारी की स्थापना के लिए भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना कोई भी अनिवार्य नहीं है, परंतु फिर भी साझेदारी संगठनों को इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि कोई साझेदार इन प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है या व्यवसाय नहीं चला रहा है तो वो साझेदारी क्या कहलाएंगी? अवैध साझेदारी कहलाती है। और जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत प्रावधानों के अनुसार व्यवसाय करता है तो वो कौन सी साझेदारी कहलाती है? वैध। देखो अवैध साझेदारी या अवैधानिक साझेदारी या गैर कानूनी साझेदारी कब मानी जाती है? यदि किसी साझेदारी की स्थापना का उद्देश्य गैर कानूनी हो, यदि साझेदारी का व्यवसाय सार्वजनिक नीतियों के खिलाफ हो, जो सरकार की नीतियां हैं उसके विरुद्ध आप कोई पार्टनरशिप बनाकर क्या व्यवसाय चला रहे हो, तो वो साझेदारी भी आपकी क्या कहलाएंगी? अवैधानिक। सदस्यों की संख्या न्यूनतम संख्या या अधिकतम संख्या से अधिक या न्यूनतम संख्या से कम होने पर वह साझेदारी क्या कहलाएंगी? आपकी अवैधानिक। 2 से कम और 50 से ज़्यादा होने पर साझेदारी क्या हो जाती है? अवैध साझेदारी हो जाती है। कोई भी साझेदार शत्रु देश के साथ व्यक्तिगत साझेदार नहीं बना सकता। कोई भी साझेदारी फर्म में क्या है कोई भी ऐसा साझेदार नहीं बनाया जा सकता जो देश के दुश्मन का निवासी हो, उसको हम साझेदार नहीं बना सकते। अब देखो साझेदारों का क्या है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो पार्टनरशिप के कुछ लाभ भी होते हैं और कुछ सीमाएं भी होती है। तो देखो लाभ क्या है, साझेदारी के लाभ क्या है? इसे स्थापित करना, इसकी स्थापना और समापन करना सरल है। व्यवसाय की बात ही साझेदारी व्यवसाय का भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं है। इसकी स्थापना पर अधिक व्यय नहीं किया जाता। इसकी स्थापना क्या है सरलता से हो जाती है और समापन भी आसानी से किया जा सकता है आपसी सहमति से। ये इसका एक लाभ है। संतुलित निर्णय, बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। देखो एकाकी व्यवसाय के अंदर एक व्यक्ति पार्टनर होता है, एक व्यक्ति पार्टनर मतलब एक व्यक्ति ही मालिक होता है, तो वो क्या है संतुलित डिसीजन नहीं ले सकता। बहुत डिसीजनों में क्या है हमें अन्य व्यक्तियों से कंसल्ट करना पड़ता है और बात करनी पड़ती है, इस प्रकार के वो डिसीजन नहीं ले सकता। परंतु साझेदारी जो है उसमें 1 से 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, तो जो भी किसी बात पर किसी मुद्दे पर वो क्या है बात करके ही क्या है वो डिसीजन लेते हैं। जब एक ही समस्या पर 2 या 3-4 व्यक्तियों का हम विचार लेते हैं उसके बाद कोई डिसीजन लेते हैं तो वो अधिकतम क्या होता है
बैलेंस्ड होता है उससे हमारे ज़्यादा लाभ होने के क्या है चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सलाह लेकर हम क्या है डिसीजन लेते हैं, जिससे हमारा बैलेंस क्या होता है, हमारा जो डिसीजन मेकिंग होती है बैलेंस्ड होती है। अधिक कोष, देखो एकाकी व्यवसाय में पैसे की पूंजी एक व्यक्ति के द्वारा नियोजित की जाती है, लगाया जाता है, वो एक लिमिटेड अमाउंट ही क्या है व्यवसाय के अंदर लगा सकता है। तो एकाकी व्यवसाय के अंदर कौन सी कमी पाई जाती है, पूंजी की कमी। लेकिन साझेदारी व्यवसाय में ये दोष मुक्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्ति के द्वारा पैसा लगाया जाता है, जो कि एकाकी व्यवसाय से ज़्यादा ही पैसा अपने व्यवसाय में लगा सकते हैं। जोखिम का बंटवारा, आपने देखा होगा एकाकी व्यवसाय में लाभ और हानि एक ही व्यक्ति को क्या है सहन करनी पड़ती है। हानि की जो कमी है, जो हानि होती है एकाकी व्यवसाय में, वो क्या है समस्या का कारण है। उसमें एकाकी व्यवसाय में क्या है एक पर्सन चिन्ह ड्रॉबैक का कारण बनता है। और साझेदारी में जब दो या दो से अधिक व्यक्ति जब हो जाते हैं तो वो अधिक जोखिम लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे क्या है साझेदारी फर्म को फ़ायदा होता है और वो बड़े बड़े डिसीजन आसानी से ले सकते हैं। गोपनीयता सिक्रेसी, कंपनी की बातें फर्म के संग, देखो कंपनी जो होती है उसके खाते क्या है हर साल क्या है आपको पब्लिश करने पड़ते हैं आम जनताओं के लिए। ऐसे साझेदारी फर्म को क्या है अपने खाते कहीं भी किसी भी व्यक्ति को क्या है नहीं दिखाने पड़ते हैं, ना ही उन्हें क्या है कहीं सबमिट करवाने पड़ते हैं ये अकाउंट्स के डिटेल्स। इसमें अपने अकाउंट्स की अपने व्यवसाय की संबंधित मुख्य बातें क्या है साझेदारों के बीच में ही रहती हैं। परंतु एकाकी व्यवसाय में सिक्रेसी गोपनीयता ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी बात किसी को नहीं बताया, क्योंकि उसके व्यवसाय में नुकसान भी हो सकता है उससे, इसलिए वो क्या है सिक्रेसी के मामले में एकाकी व्यापार ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये हमारे व्यवसाय की क्या हो गई साझेदारी के व्यवसाय की आपके लाभ हो गए। अब इसकी सीमाएं क्या है, देखिए साझेदारी की सीमाएं, देखो असीमित दायित्व हैं। प्रत्येक साझेदार का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। अन्य शब्दों में कह सकते हैं साझेदारी में समस्त दायित्वों का क्या है प्रत्येक साझेदार के लिए संयुक्त या पृथक होना दोनों प्रकार से उत्तरदायी होता है। उदाहरण के लिए साझेदारी फर्म के समापन की दशा में यदि फर्म की देनदारी उनकी संपत्तियों से ज़्यादा होती है तो हम क्या कर सकते हैं, वो देनदारी पूरा करने के लिए उनकी व्यक्तिगत संपत्ति या व्यक्तिगत ऋणों को हम उन देनदारी को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। इसलिए यह एक साझेदारी की मुख्य समस्या बनी रहती है कि उसमें साझेदारों का क्या है जो लायबिलिटीज़ है वो अनलिमिटेड रहती है। लिमिटेड सोर्स, मान लीजिए आप साझेदारी जो एकाकी व्यवसाय है उससे ज़्यादा तो आपके पास सोर्स होते हैं, परंतु कंपनी के आधार पे हम देखें तो कंपनी के पास क्या है फाइनेंस के ज़्यादा सोर्स होते हैं, हर चीज़ के ज़्यादा सोर्स होते हैं। तो एकाकी व्यवसाय से तो हम अच्छा है, परंतु कंपनी के आधार पे हम ये देखें कि सीमित संसाधन है तो होते हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा व्यक्तियों ने पैसा लगाया होता है तो वहाँ पर सोर्स बहुत ज़्यादा मात्रा पाए जाते हैं। परंतु एकाकी व्यवसाय के अंदर क्या है कुछ ही व्यक्तियों ने क्या है पैसा लगाया होता है, जिसके कारण व्यवसाय की सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं किया सकता, कहीं ना कहीं हमारे पास सोर्स की कमी पाई जाती है। समन्वय का अभाव, जब एक से ज़्यादा व्यक्ति किसी व्यवसाय में काम करते हैं तो उनके व्यक्तिगत हित या किसी न किसी कारण से क्या है उनके बीच मतभेद होने की संभावना बनी रहती है। देखो साझेदारी की सफलता आपसी समझ बूझ या विश्वास या सहयोग पर क्या करती है निर्भर करती है। परंतु जहाँ भी अधिक व्यक्ति होंगे वहाँ पर विचारों में क्या है विभिन्नताएं, और विभिन्नता आने के कारण परिणाम स्वरूप क्या हो सकते हैं उनमें झगड़े हो सकते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं जब झगड़े होते हैं तो उनमें समन्वय का क्या पाया जाता है अभाव पाया जाता है। कई बार क्या है कई झगड़े इतने लंबे चले जाते हैं, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं, इस प्रकार की क्या सिचुएशन ला के खड़ी कर देते हैं कि व्यवसाय पूरी तरह से क्या हो सकता है बंद हो जाता है। निरंतरता का अभाव, देखिए साझेदारी का क्या अस्तित्व बहुत ही अनिश्चित होता है। यदि किसी भी साझेदार में फर्म दो ही हो और एक फर्म में एक साझेदार की मृत्यु हो जाए या एक साझेदार व्यवसाय में क्या है अलग होने के लिए तैयार हो जाए तो वो साझेदारी फर्म भी समाप्त हो जाएंगी। या किसी भी साझेदार के पागल होने से, दिवालिया होने से या किसी प्रकार की
कमी आने से साझेदार के उससे क्या हो सकता है, व्यवसाय बंद हो सकता है। जब व्यवसाय बंद हो सकता है तो व्यवसाय पूरी तरह से किस पर निर्भर हुआ, साझेदारों के आधार पे। तो हम व्यवसाय को लंबा समय तक क्या है, उसकी जो जीवन होता है वो बहुत लंबा नहीं होता है, वो क्या करता है, साझेदारों के आपसी सहमति पर निर्भर रहता है। जनता के विश्वास का अभाव, क्योंकि कंपनी की बातें क्या है, साझेदार के व्यवसाय पे क्या है, वार्षिक खातों को जनता के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता है, इसलिए जनता को क्या है, व्यवसाय की वास्तविक स्थिति के बारे में जान नहीं पाते। और कई बार लोगों की क्या है, यह धारणा बन जाती है, वो क्या है, कस्टमरों को लूटकर अधिक लाभ कमा रहे हैं। विशेषकर क्या, ऋणदाता को वास्तविक स्थिति की जानकारी के अभाव के कारण साझेदार को ऋण प्रदान करने में क्या करते हैं, वो संकोच करते हैं और जनता का विश्वास कम होता चला जाता है। तो आज का ये टॉपिक यहीं हम समाप्त करते हैं। अगला दूसरा इसका पार्ट बनाएंगे, उसमें ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा।